हेलो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे ये जो सीरीज चल रही थी एनसीईआरटी की, तो उसको कंटिन्यू रखते हैं। ये क्लास 5 की है और ये 11 चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को पढ़ना है सुनीता अंतरिक्ष में। सुनीता के बारे में पढ़ना है। सुनीता विलियम्स जो थी, तो उनके बारे में जानते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको याद रखना है कि भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं। एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि भारत के सापेक्ष हैं जो उल्टे कौन है, तो वो अर्जेंटीना के लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना है अपन को। और आगे की बात करते हैं। यहाँ पे सुनीता विलियम्स ने बताया है कि अंतरिक्ष में कैसे रहते हैं। वहाँ पे जो है स्थिर नहीं रहते हैं, उड़ते रहते हैं, और जो बाल वगैरह होते हैं वो खड़े रहते हैं। क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है इसलिए। और जो भी चीज़ें हैं जैसे बाल वगैरह है, तो बाल ये खड़े रहते हैं, उनको कंघी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये यहाँ पे इन्होंने बताया सुनीता विलियम्स ने। और यहाँ पे मेन पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे इनको देखते हैं। हिम्मत रखो तो नए दरवाजे खुलेंगे। सुनीता विलियम्स ने क्या किया, उनके बारे में जानना है कि सुनीता जब 5 साल की थी, उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो चांद पर उतरे थे, ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो पहली बार चांद पर उतरे थे। तो और जब ये उतरे थे कब, 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। और जो सुनीता थी वह छोटी सी थी, तो वह उनको जो टीवी पर हमने देखा, तो वह उनको देख करके प्रभावित हुई। सुनीता बताती है बचपन में उनकी खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी और वो तैराकी खास तौर में थी, मतलब तैराकी पसंद करती थी। और सुनीता विलियम्स गोताखोर बनना चाहती थी पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। तो एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे पढ़ाई करें तो अंतरिक्ष में जा सकती हैं। फिर क्या था, सुनीता ने डटकर आगे पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला बन गई सुनीता विलियम्स। सुनीता कहती है कि जो चाहो वह हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम करें उसे पूरे मन से करें, तो कई नए दरवाजे अपने आप खुलते जाते हैं। सुनीता से जब किसी बच्चे ने सवाल पूछा कि आगे क्या बनना चाहती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया स्कूल टीचर, ताकि वे बच्चों को समझा पाएँ कि विज्ञान और गणित कैसे ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये जानना है सुनीता विलियम्स के बारे में। मैं यहाँ पे और बता देती हूँ एक्स्ट्रा जो पॉइंट है कि सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। कितना, 360 किलोमीटर दूर गई थी सुनीता विलियम्स। और कब गई थी, इनकी जो भारी उड़ान थी वो 9/12/2006 को हुई थी। ठीक है, 2006 को। और जो इन्होंने जो बताया था, अपना एक्सपीरियंस बताया था कि वहाँ पे बाल खड़े रहते हैं, कंघी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और खाना उड़ते रहता है, पानी बुलबुले के जैसे उड़ते रहता है। तो ये सब उनका एक्सपीरियंस था। उन्होंने बताया था कि स्पेस में ऐसे होता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बात आई है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहले व्यक्ति थे उतरने वाले। कब उतरे थे, 1969 में उतरे थे। और यान के बाहर सुनीता अंतरिक्ष में पाँव ने कब रखा था, 2006 में, 16/12/2006। यहाँ पे ये इतना मेन है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। यहाँ पे 12 चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है खत्म हो जाए तो इसके बारे में अपन जानते हैं। यहाँ पे ये ज़मीन से खजाना, यहाँ इसको देखते हैं कि यह पता लगाना आसान नहीं है कि ज़मीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। ये पूरा चैप्टर तेल पेट्रोल के बारे में दिया हुआ है। वैज्ञानिक खास तरीके से मशीनों से यह समझते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं, फिर गहराई तक पाइप और मशीन डालकर तेल ऊपर खींचते हैं। तो जो तेल निकाला गया, उस तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। इसमें घुली मिली और छिपी होती हैं बहुत सारी चीज़ें। इन चीज़ों को अलग अलग और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। क्या तुमने कभी रिफाइनरी के बारे में सुना है? इसी तेल से हमें मिलता है। अब इस जो तेल है, इस तेल से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज के लिए ईंधन। जानते हो, एलपीजी खाना बनाने के लिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ये। इससे खाना बनता है, तो डीजल पेट्रोल का खत्म होगा। और मोम, कोलतार और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। प्लास्टिक और पेन को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। अब पेट्रोल से चीज़ें, ये भी आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन कि पेट्रोल से बनने वाला जो है वो कौन सा नहीं है, तो क्या क्या बनता है, मोम, कोलतार, ग्रीस, इसी से बनते हैं। और इसके अलावा जो नहीं है वो डीजल या पेट्रोल से नहीं बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें याद रखना है। 13 चैप्टर है बसेरा ऊंचाई पर। तो एक कहानी दी हुई है यात्री की, मैं हूँ गौरव जानी और यह है लोनर। इसने अपनी गाड़ी को लोनर कहा है और यह है गौरव जानी। तो इसकी यात्रा है, ये अपनी मोटरसाइकिल में यात्रा करता है। और ये यात्रा करते करते कहाँ से कैसे जाता है, इसके बारे में अपन को जानना है। सबसे पहले ये मुंबई से दिल्ली तक 14 किलोमीटर का रास्ता 3 दिन में तय किया। तो यहाँ पे ये जानना है कि मुंबई से दिल्ली तक का रास्ता कितना है, 1400 किलोमीटर है। आगे बात करते हैं, ये जो है, ये जो यात्री हैं ये कहाँ तक जाते हैं,
तो गौरव जानी के बारे में, मेरा एक नया घर यहाँ पे पढ़ते हैं, मैं और मेरी लोनर यानी उसकी गाड़ी आगे बढ़े जा रहे थे, मुझे सिर्फ भरपेट खाना चाहिए था और रात की ठंड से बचने के लिए टेंट। तो यहाँ पे ये यहाँ तक पहुँचा है, आगे बढ़ते जा रहा है। फिर ये ठंडे रेगिस्तान यानी लद्दाख में पहुँचेगा, यानी कि वह अब क्या बोलता है, आखिरकार मैं और मेरी लोनर लेह लद्दाख पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे ठंडा रेगिस्तान याद रखना है कि सबसे ठंडा रेगिस्तान क्या है, लद्दाख है। यहाँ पे बारिश कम होती है, यहाँ दूर दूर तक दिखते थे तो क्या दिखते थे, बर्फ से ढके पहाड़ दिखते थे, बर्फ दिखता था और सूखा ठंडा मैदान दिखता था। अब यहाँ पे और आगे आगे की बात करना है तो आगे क्या है यहाँ पे कि ताशी के घर पर एक, वहीं पे लद्दाख में घर थे तो लद्दाख के घर की क्वालिटी बताया है। एक ताशी थी लद्दाख में, तो ताशी मुझे लकड़ी की सीढ़ियों से पहली मंजिल पर ले गया। उसने बताया कि वह और उसका परिवार ऊपर की मंजिल पर रहते हैं, नीचे की मंजिल पर जानवर रहते हैं। यानी कि 2 मंजिले जो घर होते हैं कहाँ पे होते हैं, लेह लद्दाख में होते हैं 2 मंजिले के घर जो पत्थरों को काट करके बनाए जाते हैं। तो जो पहली मंजिल थी, जो उसके घर की जो ऊपरी मंजिल थी, ऊपरी मंजिल में क्या रहते थे, ऊपरी मंजिल में उसका परिवार रहता था, ठीक है। और जो निचली मंजिल थी तो नीचे की मंजिल में जानवर रहते थे। ऐसे क्वेश्चन आता है कि 2 मंजिले घर कहाँ पे थे, तो लद्दाख में। और वो 2 मंजिले घर में जो नीचे की मंजिल थी उसमें जानवर रखते थे और ऊपर की मंजिल में परिवार रहता था, ठीक। अब यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ पेडागोजिकल, इसको भी देख लेते हैं। बच्चों से चर्चा करें कि सभी रेगिस्तान रेतीले और गर्म नहीं होते हैं। जैसे कि एक रेगिस्तान राजस्थान में है, वहाँ का रेतीला और गर्म होता है, ठीक है। लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल है कि वहाँ पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। और फिर जो ये ताशी के घर से फिर निकल जाता है यात्री, फिर कहाँ पहुँचता है उसके बारे में देखते हैं हम। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर लोगों का बसेरा, यहाँ पे अब ये पहुँचेगा तो ये धीरे धीरे चलते चलते यहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं तो लोनर का यानी उसकी गाड़ी का चलना मुश्किल हो जाता है। अब मैं चोंगथोंग इलाके की ओर बढ़ रहा हूँ, चोंगथोंग इलाके की ओर बढ़ रहा हूँ। चोंगथोंग का मतलब होता है कि जहाँ बहुत बड़ा इलाका हो और लोग कम रहते हो, यानी सुनसान शांत हो, सन्नाटा खिंचा हुआ हो। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना यह मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था। इतनी ऊंचाई पर सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी, मेरे सिर में दर्द होने लगा था। ये अपनी कहानी बता रहा है, लेकिन ये कहाँ पहुँच गया, चोंगथोंग पहुँच गया। यहाँ पे ध्यान रखना है चोंगथोंग क्या है, यह 500 मीटर की ऊंचाई पर बना एक मैदानी इलाका है और यहाँ पे सुनसान और पथरीला था। अब यहाँ पे वो मिलेगा चोंगपा जनजाति से, तो चंगपा जनजाति के बारे में पढ़ना है। वहाँ में मिला नाम गयाल से, उन्हीं से मुझे चंगपा के बारे में पता चला। इतने बड़े इलाके में सिर्फ 5000 लोग जो क्या थे, चंगपा यानी घुमत्तू लोग रहते थे। तो हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते, ये क्या करते हैं, ये एक ही जगह पर नहीं रहते हैं। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे मैदानों की खोज करते घूमते हुए रहते हैं। जहाँ ये हरे मैदान जहाँ इनको मिल जाते हैं वहीं अपना टेंट खींच के और रहने लगते हैं। जैसे वो हरा मैदान खत्म हुआ फिर अगली जगह चल देती हैं। तो ये इनके जो पाले हुए थे ये भेड़ बकरियां, तो इनसे ये सब चलता था। दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा वगैरह, ये स्वेटर, ऊन सब इन्हीं से मिलता था। भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। जितनी भेड़ बकरियां उतनी ही अधिक पूंजी। तो यहाँ पे ऊंचा परिवार का स्तर है। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते थे, यहाँ पे ध्यान रखना है, खास तरह की बकरियां पालते थे जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना शॉल बनाई जाती थी। कौन लोग पालते थे, चांगपा जनजाति के जो लोग थे एक खास प्रकार की बकरियां पालते थे जिनसे पश्मीना शॉल बनाई जाती थी। अब यहाँ पे जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी उन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा और नरम होंगे। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना है, कभी कभी पूछ देता है कि अब यहाँ पे बाल भी जितने ज़्यादा होंगे और नरम होंगे। कैसे, इन बकरियों के जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी, तो इसीलिए ये लोग ऊंचाई पर जाते हैं और ठंडी जगह पर जाते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ ऊंचाई होगी और ठंडी होगी वहाँ उतने ही उनकी बकरियों के बाल ज़्यादा होंगे और नरम होंगे। चांगपा इतनी मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं, यही है इनकी जिंदगी। अब यहाँ पे आगे बात करना है कि जो चांगपा जनजाति का तिकोना एक टेंट बनता है, चांगपा जनजाति जो अपने लिए बनाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन टेंट को रेबो कहा जाता है। और याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियाँ बनाते हैं जिन्हें सिलकर जोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ पे याद रखना है। अब एक पॉइंट और यहाँ पे दिया हुआ है कि चांगपा की भाषा में चोंगथोंग का मतलब ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, यहाँ पे याद रखना है। बच्चों की विभिन्न भाषाओं में भी ऐसे शब्द हैं क्या, इस पर चर्चा हो सकती है यहाँ, और ये बताना है बच्चों को, चर्चा करना है। तो इस चैप्टर में अब दुनिया में मशहूर पश्मीना शॉल के बारे में अपन जानते हैं। माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। कितनी स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है, 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं, इतनी गर्म होती है पर मोटी नहीं होती, यह पश्मीना शॉल बनती है। पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल है जो लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीकी और नरम बाल उग आते हैं
जो गर्मियों में झड़ जाती हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं। इतने पतले की बकरी के 6 बाल मिलाकर हमारे शरीर की एक बाल की मोटाई ये बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना शालों की मशीनों द्वारा नहीं बुना जाता। इसकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। यानी 250 घंटे में एक शॉल कंप्लीट होती है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, एक पश्मीना शॉल के बराबर जितनी एक पश्मीना शॉल गर्माहट देती है 6 स्वेटरों के बराबर, हम उतनी 6 स्वेटरें भी पहन लेंगे तो वहाँ पे एक पश्मीना शॉल बराबर गर्माहट पैदा करेगी। और ये एक पश्मीना शॉल 250 घंटे में कंप्लीट होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। और यहाँ पे अगर डिजाइन वाली शॉल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे, ये बच्चों से पूछना है ताकि वो और सोचें और इसके प्रति संवेदनशील बने। और यहाँ पे टेंट के बारे में बता दिया गया है और यहाँ पे पेडागोजी पॉइंट दिया हुआ है। बस यहाँ पे इतना ही है। अब यहाँ पे आगे नेक्स्ट चैप्टर की अपन बात करेंगे। यहाँ पे 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर में दिया हुआ है जब धरती कांपी से समझ गए अपन लोग कि जब धरती कांपी यानी कि भूकंप से रिलेटेड कोई बात होनी है। यहाँ पे धरती कांपी यानी भूकंप के बारे में यहाँ पे जानना है और बच्चों को बताना है। तो यहाँ पे एक मतलब बच्चे हैं कुछ, तो वो अपने बात चर्चा करते हैं और बताते हैं कि आवाज़ें आई, जमीन हिलने लगी। तो यह कहाँ की बात है, मैं गुजरात के कच्छ इलाके में रहने वाली जस्मा हूँ। कहाँ की बात है, ये गुजरात के कच्छ इलाके की बात है। इतनी कच्छ, गुजरात के कच्छ से समझ आ गया होगा कि जो 2001 में भूकंप आया था गुजरात के कच्छ इलाके में, वहाँ की ये बात एनसीईआरटी में एकदम दी हुई है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वो कहानी, वो चीज़। कहानी ना कहें, वो तो सच्चाई है, तो उसके बारे में जानना ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो वहाँ से लेके कहीं से कुछ भी वो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे 26 जनवरी की परेड देख रहे थे सब लोग। क्या कर रहे थे, गांव के लोग छोटे बड़े से लेके सब लोग 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी, सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। आगे क्या हुआ, भूकंप के बारे में बताना है बच्चों को। अब यहाँ पे पेडागोजी के लिए दिया हुआ है कि बच्चों को भुज में आए भूकंप के बारे में बताया जाना अच्छा होगा। भूकंप से होने वाले प्रभावों पर चर्चा की जा सकती है। अपन मेन पॉइंट की बात करते हैं। ये दिया हुआ है, अहमदाबाद जनवरी 26, 2001 यानी गुजरात के कच्छ में जो भूकंप आया हुआ था उसमें क्या हुआ, आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम हजारों लोगों के मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हो गए। बचाव एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गईं यानी बह गईं। इनमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिली इमारतें थीं। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 शव निकाले जा चुके हैं, यानी 250 यानी मरे हुए लोग, डेड बॉडी निकाले जा चुके हैं। कहा जा रहा है अभी भी कई हजार लोग ढह गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। शहर की शायद ही कोई इमारत होगी जिसमें दरारें न पड़ी हों। भुज की हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं। जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया। राहत कार्य के लिए देश और विदेश से हर तरह की सहायता का आश्वासन मिल रहा था। ये जब कच्छ में भूकंप आया हुआ था, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जब की बात है ये। तो यहाँ पे इतना ही याद रखना है कि गुजरात के कच्छ में जो भूकंप आया था वो कब आया था, 26 जनवरी सन 2001 को आया हुआ था। यहाँ पे इतना ही पॉइंट है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय।